Hello. Although I have sent the solution, but certain questions still needs explanation. So let me explain. This is question number 16. Question number 16, there is one thing which you need to understand, that if it is given that equal masses in terms of resistance simply means either they are asking for stretching the wire or compressing the wire. और क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह क्लियर है that the length is getting doubled. So we are talking of stretching. तो किसी क्वेश्चन में स्ट्रेच लिखा हो, कंप्रेस लिखा हो, इक्वल मास लिखा हो या इक्वल वॉल्यूम लिखा हो, दैट मीन्स द सेम थिंग. इन दिस केस एल डैश हो जाएगा 2L, तो ऑब्वियसली एरिया हो जाएगा A/2. तो आफ्टर दैट ये तरीका मैंने बताया था, R डैश मीन्स न्यू रेजिस्टेंस रो, L डैश रो रिमेन्स अनचेंज्ड, तो R डैश हो जाएगा रो, L डैश और A डैश की वैल्यू इन टर्म्स में लिख के ऐसे कर लीजिए, एंड दिस इज ओल्ड R, 4 times R. इस क्वेश्चन में अगर गलती होती तो ये होती, ये समझ में नहीं आता है कि R की जगह 160 डालें या यहाँ 160 डालें. तो क्वेश्चन पढ़ के अपने आप समझ में आ जाएगा A और B के टर्म्स में. बस ये ध्यान से पढ़ना है. 17th क्वेश्चन, ही इज आस्किंग फॉर विच वायर इज लाइटर. तो एक कॉन्सेप्ट बनाया है, वॉल्यूम मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी. ये यूज होता ही नहीं होता, बाद में देखते हैं. पहले R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, मैंने L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर दिया. L सेम है इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऊपर हो जाएगा L², नीचे बन जाएगा वॉल्यूम. ठीक. देन वन मोर थिंग इज गिवन दैट R1 इज इक्वल टू R2 एंड L1 इज इक्वल टू L2. L से इफ दिस इज सेम तो मैंने R के फॉर्मूले लिख दिए. ये R का फॉर्मूला ये हमने प्रूव किया था ना, ये आ गया, ये आ गया. इधर से L² कट जाएगा, ρ1 अपॉन V1 आ जाएगा ρ2 अपॉन V2. फर्दर दिस कैन ऑल्सो रिटर्न एज V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू ρ1 अपॉन ρ2. ठीक है, ρ1 अपॉन ρ2 की वैल्यू डाल के V1 अपॉन V2 की वैल्यू निकाल ली. ये क्या था? ये वॉल्यूम था. और मास निकालना है मुझे. मास निकालने के लिए करना पड़ेगा इसी वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई. डेंसिटी भी दे रखा है क्वेश्चन में, डेंसिटी निकाल लिया, ये आ गई वैल्यू. एंड दिस इज लेसर देन 1. अगर 0.464 आ रही है, ये लेसर देन 1 है. इसका मतलब ये हो गया M1 इज स्मॉलर देन M2. और अगर M1 छोटा है, इसका मतलब इसका मास हल्का है, यानी एल्यूमिनियम इज लाइटर. दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. देन 18th तो देख के समझ में आ जाएगा. 33rd और 35th एक जैसे क्वेश्चन है. इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि जो अगला चैप्टर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ चैप्टर है, डीसी सर्किट, जो हम मई में स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ बेसिक गाइडलाइंस में ये वाला क्वेश्चन आता है. तो द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर बिफोर मूविंग टू दैट यूनिट. फर्स्ट थिंग, इसमें ये चीज़ है, ये नोन वैल्यूज दे रखी होती हैं. 15 वोल्ट 20 वाट जो दे रखा है, इसे मार्क्ड वैल्यू बोलते हैं. मतलब ये वैल्यू जो होती है डिवाइस के ऊपर छपी हुई होती है. जैसे हम बल्ब खरीदने गए, ट्यूबलाइट खरीदने गए, तो उस पर लिखा होता है. और इसका मतलब होता है, इससे दो चीज़ें निकल के आ सकती हैं. पहला पार, जो कि ऑलरेडी गिवन है, P इज इक्वल टू VI, इससे करंट निकल के आ जाएगा. दैट मीन्स इतने करंट को झेलने की क्षमता है इसके अंदर. इससे ऊपर करंट आया तो ये डिवाइस खराब हो जाएगा, ये मतलब होता है इसको. ठीक है, इसलिए इसको RMS करंट भी बोलते हैं. रूट मीन स्क्वायर करंट. ठीक. फर्दर P का दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है V² अपॉन R. इधर से R की वैल्यू आ जाएगी 45/4. तो कभी भी ऐसा डेटा दे रखा हो, मार्क्ड वैल्यूज हो, तो ये दो तो निकालने ही निकालने हैं, वेदर दे आर यूज्ड इन द क्वेश्चन और नॉट. ये निकाल के रखना है, ये आदत बनानी है हमने. फिर दे रखा है हमने ऐसा डिवाइस है जो 25 वोल्ट पे काम कर रहा है. 25 वोल्ट का मतलब हमने यहाँ क्या सीखा, अगर मैं 15 वोल्ट का डिवाइस है तो 25 वोल्ट पे तो फूक जाएगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेफ्टी डिवाइस लगाना पड़ेगा. और सेफ्टी डिवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने से वैल्यू और कम हो जाती है, इसलिए मुझे सीरीज में लगाना पड़ेगा. सो तो नया तरीका क्या है इसका, V = IR. और R क्या है, नया रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया. सीरीज में कैसे होता है, R1 + R2, R + R डैश कर दिया. तो ये रहा V, ये रहा I सेम क्यों रखा, क्योंकि इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. क्वेश्चन मेंशन्ड है सीरीज में करंट नहीं बदलता है. 4/3 ले लिया. R की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ये रहा R डैश, एंड देन वी कैन सॉल्व R डैश. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस 33rd क्वेश्चन. 35th अपने आप करना, सेम क्वेश्चन है. नाउ 40th, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है और इसमें कोई ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी है. पहली चीज़, फिर से वही चीज़ आ गई, ये दो चीज़ें, इनसे हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं, करंट और रेजिस्टेंस. करंट निकाल के रख लो अलग से, ऑल्दो इट विल नॉट बी यूज इन द क्वेश्चन. अब रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. R1 की वैल्यू इससे आ जाएगी, R2 की वैल्यू इससे आ गई. R1/R2 का रेशियो ये आ गया 5:3. तो इसमें V का क्या हुआ, V कट गया, क्योंकि देख रहे हैं V सेम है दोनों में, इसलिए V काट दिया हमने. ठीक है, इसमें सीरीज या पैरेलल का कोई मतलब नहीं, सेम वैल्यूज थी इसलिए काट दिया, ये आ गया.
फिर P1/P2 में यही फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि दे रखा है सीरीज़ में, और मैंने बताया था सीरीज़ के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और सीरीज़ में I सेम रहता है इसलिए I कट जाएगा, आ जाएगा R1/R2 जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5:3। सिमिलरली V निकालना है अब लास्ट पार्ट में, तो V1/V2 हो जाएगा IR1 IR2। ये क्यों लिया, क्योंकि आसान है, इसमें I कट जाएगा आराम से, I से I कट गया, फिर से R1/R2 आ गया, तो आंसर इसका भी 5:3 आ गया। ठीक। देन 41st क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड में आते हैं। R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 दे रखा है, P1 दे रखा है, P2 पूछ लिया है, और ये दे रखा है कि इट इज इन पैरेलल। पैरेलल में V कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पहले एक साइड में ले जाकर एक रफ वर्क किया, P इज इक्वल टू V²/R, V² हो गया PR, तो V हो जाएगा √PR, और V सेम है तो V1 इक्वल्स टू V2, √P1R1 इज इक्वल टू P2R2, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके ये फॉर्मूला आ जाएगा, एंड देन यू नो व्हाट टू डू, P2 आराम से आ जाएगा 10 वॉट्स। दिस इज द आंसर। किसी ने ये भी पूछा था, अदरवाइज इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेटा नहीं पूछा है, 2, 3 और 6 को कैसे कनेक्ट करें कि आंसर 4 आ जाए, तो ट्रायल मेथड से होता है, हर कॉम्बिनेशन को यूज करके देख लो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन नीड्स प्रैक्टिस, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर करके आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, वो जब अब क्लासेस शुरू होंगी तो मैं मल्टीपल क्वेश्चन करा दूंगा। देन दिस 45th क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ रेजिस्टेंस 6 ओम के कनेक्टेड हैं n टाइम्स। तो पहले मैंने नेट रेजिस्टेंस निकाला, 1/R इज इक्वल टू 1/n टाइम्स, तो n/6 हो गया, तो R की वैल्यू आ गई 6/n। अब 6/n से 5 को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 7 आ गया, ये तो मतलब हुआ इसका। सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 3। बहुत सिंपल है, कर करके प्रैक्टिस की जाए तो अपने आप चीज़ें आ जाती हैं, अदरवाइज थोड़ी टफ भी लगती हैं। नाउ दीज आर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, इनको थोड़ा समझ लीजिए। 10 ओम 10 ओम 10 ओम, सबसे पहले किसी भी एंड से शुरू कर दो, यहाँ से शुरू किया, 10 और 10 हर तरफ से जॉइंट है, अपने आप पता लग रहा है कि सीरीज में हो ही नहीं सकता ये, इट इज़ इन पैरेलल। तो अगर मैं 10 और 10 को सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, 1/10 + 1/10। मान लो सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद यही तो रह जाएगा, लेकिन ये भी दोनों तरफ से जॉइंट है, जॉइंट है तो सीरीज में नहीं हो सकता, वरना एक तरफ से भी खुला होता तो सीरीज में आ जाता। अब जॉइंट होने की वजह से ये भी पैरेलल में आ गया, फिर ये 5 और ये 10 पैरेलल में आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 10:3। या पहली देख लो, 10 10 10 तीनों पैरेलल हैं, 1/10 1 + 1/10 + 1/10 कर दी, आंसर आ गया 10:3। ये तो रहा इसका सोल्यूशन। फिर ये वाला, इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करना जरा मुश्किल है, 10 को इससे खोलेंगे क्योंकि फिर इसके साथ इसका क्या होगा, कुछ नहीं। तो पहले हमें इजी एंड पकड़ लेना चाहिए, ये वाला एंड इजी लग रहा है। इसमें 10 और 10 कैसे हैं, पैरेलल, जॉइंट है। 10 और 10 अगर पैरेलल है तो सॉल्व करके क्या आएगा, 5 होने के बाद ये पूरी लाइन हट गई क्योंकि ये 5 है, फिर ये पूरा जो 5 हो गया, 5 और 10 काय में आ जाएंगे सीरीज में, 10 और 5 15। आफ्टर दैट ये पूरी लाइन 15 की हो जाएगी, 15 और 10 फिर क्या आ जाएंगे, फिर से पैरेलल में। सॉल्व करके आता है 6, करके देख लेना 6। जब ये सॉल्व हो गया तो वाली लाइन भी हट जाएगी, तो 6 और 10 फिर से सीरीज में आ जाएंगे, 10 + 6 16, तो इसका आंसर आएगा 16। मैंने वर्किंग नहीं की है, बट डू इट ऑन योर ओन। नाउ दिस इज, अब इसको देखते ही पता लगता है यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या चेक करते हैं, इनका रेशियो सेम है कि नहीं। 6/9 क्या रेशियो हो गया, 2:3, 4/6 फिर से वही रेशियो। अगर रेशियो सेम है इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर है तो बीच वाली लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, इस वजह से 7 ओम को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। वंस यू डिस्कार्ड इट तो 6 और 9 सीरीज में आ गए, तो क्या हो गया, 9 6 15, 4 और 6 10, 10 और 15 ये आ गया आपके पैरेलल में। 10 और 15 को सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से आंसर 6 आ जाएगा इसका भी। वन मोर थिंग, ये इन क्वेश्चंस को एक एक करके खोल के नहीं होते हैं, इसमें एक पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि 5 रेजिस्टेंस हैं। हमने क्या देखा यहाँ पर, व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 है। तो एक पॉसिबिलिटी के लिए हम चेक करके देख लेंगे, ये दोनों और ये दोनों रेशियो में है 1:2, और ये भी 2/4 1:2। तो इसको हम ये शेप दे देते हैं, 1 ये वाला 1 यहाँ पहुंच जाता है, ये 2 यहाँ आ जाता है, 2 यहाँ पहुंच गया, और ये 10 वाला बीच में ले आते हैं हम लोग, तो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया, और ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो उसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व कर देंगे, 2 + 1 3, 4 2 6, 3 और 6 को सॉल्व करके आ जाएगा 2। अब इसमें सोचोगे कि ऐसा और कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो पहले ही बता दूं, सिर्फ ये और ये ही 2 पॉसिबिलिटीज हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, और कोई पॉसिबिलिटी बोर्ड में नहीं आ सकती, इसलिए सिर्फ इन दोनों को रखना है। ये देख तो रट गया होगा देखते ही, इसको और समझ लो बस।
वन मोर थिंग, ये भी ऐसे लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, पर व्हीटस्टोन ब्रिज 5 होने चाहिए, यहाँ कितने 3। तो ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये पहले मैं करा चुका हूँ कैपेसिटेंस में। अब देखो कैसे, जब इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो बीच में जॉइंट है तो ये पैरेलल में आ गया, 6 और 6 3 हो गया। जब ये जॉइंट हटता है तो ये ऑटोमेटिकली हट जाता है, कोई हट गया। अब ये सॉल्व होकर 3 आ गया था, 3 और 6 यहाँ फिर जॉइंट है, फिर पैरेलल में आ गए। 3 और 6 को सॉल्व करके आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 2 अगेन 2। लेकिन अब इसके हटने और इसके हटने से कोई फायदा तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। सो द आंसर इज 2, ऑल द 3 आर इन पैरेलल। अब अगर आगे और डाउट्स आते हैं तो धीरे धीरे करके सॉल्व कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के छोड़ दिए हैं क्योंकि उनकी थ्योरी नहीं बताई है। वो थ्योरी पार्ट या तो आज शाम को या कल सुबह भी सेंड करूंगा मैं आपको।